तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम अपने सेशन के साथ आ चुके हैं जो हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहले गद्यांश दिया है, गद्यांश देखते हैं। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 व 2 के लिए है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो चलिए गद्यांश देखते हैं। कह रहा है सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तो उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक सुंदर वस्तु तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि क्या है, मनोरम वस्तु जो है चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण जो है वो सुंदर है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो ये गद्यांश था। अब उससे 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सौंदर्य की परख की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आनंद की मात्रा के आधार पर, बी कह रहा है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, सी कह रहा है रूप के आधार पर, डी कह रहा है मनोहरता के आधार पर। तो सौंदर्य की परख जो है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर सौंदर्य की परख की जाती है, क्योंकि सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को ही संतुष्ट करती है। चलिए सेकंड प्रश्न पे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य और सौंदर्य, बी अभिव्यक्ति की अनुभूति, और सी कह रहा है सुंदरता बनाम मनोहरता, और डी कह रहा है सुंदरता की संकीर्णता। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है वो हम लोग ने अभी गद्यांश में पढ़ा कि इसका जो है ये सुंदरता और संकीर्णता की तरफ संकेत कर रहा है यह गद्यांश। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुंदरता की संकीर्णता गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्योंकि गद्यांश में बाह्य व आंतरिक सौंदर्य के विषय में प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही इसके रसास्वादन की अनुभूति की अभिव्यक्ति भी की गई है इस गद्यांश में। तो चलिए चलते हैं थर्ड प्रश्न पर। थर्ड प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पुराणिक, ऑप्शन नंबर बी निरपराध, ऑप्शन नंबर सी पूजनीय, ऑप्शन नंबर डी पूजनीय। तो इसमें जो है पुराणिक भी ये भी गलत है, पूजनीय भी गलत, ये भी गलत। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, निरपराध। ऑप्शन नंबर बी निरपराध। निरपराध किसे कहते हैं, जो अपराधी ना हो या जिसने अपराध ना किया हो, बिना किसी अपराध के ही जो हो उसे क्या कहते हैं, निरपराध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अंत और विदेश शब्दों में से क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए त्या और य, ऑप्शन नंबर बी या और स, ऑप्शन नंबर सी या और ई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय जो है हमें किसी विकल्प में दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा है विदेश प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय जो है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है। विदेशी प्रत्यय क्या होता है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है अन्य तीनों में त्या या स या ई में अंत और विदेशी शब्दों में प्रत्यय का कोई विकल्प ही नहीं है। अंग्रेजी भाषा तथा अन्य विदेशी शब्दों में सर, टन, आस, इन ये जो है विदेशी प्रत्यय होते हैं। टेन का मतलब जैसे यहाँ लाल में टेन प्रत्यय जुड़ गया तो लालटेन बन गया। क्लास इसमें आस प्रत्यय है, तारपीन में इन प्रत्यय है, तो ये सब विदेशी प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इकहरा उद्धरण, ऑप्शन नंबर बी दोहरा उद्धरण, ऑप्शन नंबर सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विस्मरण। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। इकहरा उद्धरण का चिन्ह क्या होता है, इकहरा उद्धरण का चिन्ह ये होता है, ये इसका इकहरा उद्धरण का चिन्ह है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। इकहरे उद्धरण का चिन्ह ये इसका प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्ण संयोजन, बी वर्ण विच्छेद, सी संधि, डी संधि विच्छेद। तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विच्छेद का अर्थ मात्राओं के स्थान पर स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। और कह रहा है डी वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें जो है शुद्ध हमें चयन करना है, शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। शुद्ध वाक्य होगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अन्य वाक्यों में प्रयुक्त अशुद्धियां निम्नांकित हैं। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब इसमें बी और सी डी में क्या अशुद्धियां, इसको देखते हैं एक बार। बी में कह रहा है वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। इसमें सप्रमाण अधिक पदत्व संबंधी है, तो इसलिए यह जो है विकल्प गलत है। और सी में कह रहा है एक प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, अपनी बात प्रमाण सहित पदक्रम संबंधी इसमें अशुद्धि है। और डी में क्या कह रहा है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, इसमें जो है सप्रमाण अधिक पदत्व संबंधी त्रुटि है इसमें। तो इसलिए ये तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें शुद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं योजक चिन्ह, बी विस्मयार्थ चिन्ह, सी अल्प विराम चिन्ह, डी अर्ध विराम चिन्ह। तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रतीक ये योजक चिन्ह कहलाता है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब समानार्थक शब्द लिखने हो तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दिन रात, दिन और यहाँ पे योजक चिन्ह, फिर रात, दिन रात में ये जो है योजक चिन्ह का प्रतीक है। इन दोनों शब्दों में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। इक्षु का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए गन्ना, बी इक, सी ईक और डी इक्षु। तो इक्षु का तद्भव रूप जो है वो ईक है, ईक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ईख जो होता है ये सर जात की एक घास होती है जिसके डंठलों में मीठा रस होता है जो गुड़ और चीनी बनाने के काम आता है। तो इक्षु जो है ये तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव ईख होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। पनही शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए तांबुल, बी पर्ण, सी पर्णही और डी उपाना। तो पनही जो है इसका तत्सम रूप जो होता है उपाना होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और पनही जो है ये कौन सा है? तद्भव है। पनही शब्द जो है ये तद्भव के अंतर्गत आता है, तद्भव के अंतर्गत आता है। और इसका तत्सम जो होता है वो उपाना होता है। सुरक्षा की दृष्टि से उपाना क्या होता है? सुरक्षा की दृष्टि से पैरों में पहनी जाने वाली चमड़ी आदि की बनी वह वस्तु जो पूरी तरह अंगुलियों को ढके रहती है उसे ही उपाना कहा जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर। चंद्रिका का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी और डी स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का पर्यायवाची चंद्रहास नहीं होता है, रजत भी नहीं होता है, स्वर्ण किरण भी नहीं होता, कौमुदी होता है। चंद्रिका का पर्याय कौमुदी होता है। कौमुदी को ज्योत्सना या चांदनी भी कहा जाता है, इसके पर्याय है। प्राचीन भारत में कार्तिक पूर्णिमा को होने वाला उत्सव भी कौमुदी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर। पुलक संज्ञा से निर्मित विशेषण वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पुलकित, बी पुलकना, सी पुलकती और डी जो है पुलकन। तो पुलक संज्ञा से निर्मित विशेषण वाला विकल्प हमें चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पुलकित। पुलकित जो है यह पुलक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। पुलकित का मतलब होता है प्रेम, हर्ष आदि के कारण जिसे पुलक हुआ हो, जिसके या अर्थात रोने जिसके खड़े हो, वही जो होता है पुलकित कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। इसमें जो है विशेषण पूछा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ रेखांकित होना चाहिए था।
तो इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुणवाचक विशेषण, बी कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण, सी कह रहा है संख्यावाचक विशेषण और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में जो है रेखांकित शब्द जो है मनोरम, मनोरम ये जो है रेखांकित था, तो मनोरम में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब गुणवाचक सर्वनाम के, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कठोर, मीठा, रोगी, चौकोर, स्वास्थ्य, चतुर आदि जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है? ये भी विशेषण से प्रश्न है। विशेषण इसमें कौन से विकल्प में विशेषण का प्रयुक्त किया गया है तो उसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दशा, बी भाव, सी स्थान और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कह रहा है उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वीर शब्द जो है ये भाव का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? भाव का, भाव का इसमें जो है बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और वीर का अर्थ क्या होता है? वीर का अर्थ होता है योद्धा, बहादुर या सूर। काव्य शास्त्र का एक रस जिसमें वीरता एवं उत्साह की पुष्टि की जाती है वो भी वीर रस के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है भाव का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। वीर अभिमन्यु, अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा, तो यहाँ वीर शब्द दिया है, तो वीर में जो है वो भाव का हमें बोध करा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अपूर्ण भूत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका पत्र मिल गया था। अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बालक सो रहा था, सी वर्षा हुई होगी और डी कह रहा है वर्षा हुई थी। तो इसमें हमें अपूर्ण भूत का कौन सा उदाहरण है इस विकल्प में चुनना है। तो इसमें उपयुक्त वाक्य में जो है अपूर्ण भूतकाल जो है, भूतकाल का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, बालक सो रहा था, बालक सो रहा था। तो ये जो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में होने का ज्ञान हो, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु समाप्ति का पता ना हो, तो वो जो है अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे रंजना नाच रही थी, रंजना नाच रही थी, तो ये भूतकाल के अंतर, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बारिश होगी तो हम पिकनिक चलेंगे, इस वाक्य में है। ऑप्शन नंबर एक है संभावनार्थ वृत्ति, बी संकेतार्थ वृत्ति, सी निश्चयार्थ वृत्ति और सी आज्ञार्थ वृत्ति। तो कह रहा है बारिश होगी तो हम पिकनिक चलेंगे, तो उपयुक्त वाक्य में जो है संकेतार्थ वृत्ति का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी। इस वृत्ति के अंतर्गत जिस वाक्य में क्रियाएं, दो क्रियाएं होती हैं और दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है, तो वो जो है कौन सी वृत्ति होती है? संकेतार्थ वृत्ति कहलाती है। संक्षेप में कार्य के लिए किसी शर्त का पूरा होना जरूरी होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। ऑप्शन नंबर ए तिथियां, बी तिथियाएं, सी तिथियां और डी है तिथियां। तो तिथि शब्द का बहुवचन रूप जो होता है वो तिथियां होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तिथियां होता है तिथि का बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पढ़ा होगा, बी मैं शायद पढ़ रहा हूं, सी कह रहा है मैं पढ़ रहा हूं और डी कह रहा है मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल बताना है। तो जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे ही हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए पढ़ा होगा, पढ़ा होगा इसमें जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित, बी कह रहा है बेईमान, सी अनपढ़ और डी निर्वाह। तो इसमें एक से अधिक जो है उपसर्ग किसमें दिखाई दे रहे, किन विकल्पों में है ये बताना है। तो असुरक्षित में ही ऑप्शन नंबर ए, पहले में ही दो उपसर्ग हैं, आ और सु, आ प्लस सु प्लस रक्षित, रक्षित। तो इसमें मूल शब्द जो है वो रक्षित है, बाकी अ और सु जो है ये दोनों इसमें उपसर्ग है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेकी का दरिया में डाल। अगला प्रश्न जो है मुहावरे से है। इसमें जो है कह रहा है नेकी का दरिया में डाल। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरों पर उपकार के बदले कृतज्ञता ही मिलती है। बी कह रहा है स्वार्थी पर किया गया परमार्थ व्यर्थ है, किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए। और डी कह रहा है उपकार करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो नेकी का दरिया में डाल, इसका मतलब ये होता है किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए। तो ये यही होता है नेकी का दरिया में डाल। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। कह रहा है नेकी का दरिया में डाल का अर्थ है किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए। वाक्य प्रयोग, रामू ने भिखारी को भरपेट भोजन कराया पर किसी को बताया नहीं। उसका सिद्धांत है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो ये इसका सिद्धांत था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्त्री दास, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुलाम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्त्रैण और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रेमी। तो जो स्त्री के वशीभूत हैं उन्हें स्त्री दास नहीं कहा जाता है, गुलाम भी नहीं कहा जाता, प्रेमी भी नहीं कहा जाता, उन्हें स्त्रैण कहा जाता है। उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? स्त्रैण। स्त्रैण का प्रयोग किया जाता है जो स्त्री के वशीभूत हो। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण कहा जाता है। और स्त्री की दासता करने वाला स्त्री दास होता है। और धन चुराकर खरीदा गया जो सेवक होता है उसे गुलाम कहते हैं। और प्रेम करने वाला जो है वो प्रेमी कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संधि से है। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निराधार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हिमालय और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सत्कार। तो इसमें हमें व्यंजन संधि पूछा गया है। व्यंजन संधि कौन से विकल्प में है? तो हमें जो है ऑप्शन नंबर डी में व्यंजन संधि दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर डी सत्कार। सत्कार। तो इसमें जो है सत्कार का मतलब क्या होता है? आए हुए के प्रति अच्छा व्यवहार करना ही सत्कार कहलाता है। या अभ्यागत अतिथियां आदि की जाने वाली खातिरदारी या सेवा, वो भी सत्कार के अंतर्गत आता है। या धन आदि भेंट देकर किसी का किया जाने वाला आदर या सम्मान, ये भी सत्कार के ही अंतर्गत आता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अब ये भी संधि से ही प्रश्न है पर इसमें विसर्ग संधि पूछा है और ऊपर व्यंजन संधि था अगले प्रश्न में। तो कह रहा है विसर्ग संधि किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर ए सज्जन, बी अतएव, सी वातानुकूल और डी द्विगंचल। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी वातानुकूल। वातानुकूल ऑप्शन नंबर सी वातानुकूल किसी कमरे आदि घिरे हुए स्थान के तापमान को यांत्रिक विधि से इस प्रकार नियंत्रित करना कि बाहर के तापमान का उस पर प्रभाव न पड़े। तो इसमें ही विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में कोई मिसप्रिंट लग रहा है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है? ऑप्शन नंबर ए ओज, बी माधुर्य, सी प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है क्या पूछा है? वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है, किस काव्य गुण में अधिकता रहती है? तो वीर रस सभी को पता है कि इसमें ओज गुण की प्रधानता रहती है। इसमें जो है ओज गुण की प्रधानता रहती है। ओज रचना का वह गुण जिससे पढ़ने सुनने वाले के हृदय में उत्साह या जोश पैदा होती है, तो वो जो है ओज गुण के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी सभी। तो चौपाई जो है चौपाई ये सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चौपाई जो होता है ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दो गुरु होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, इसमें अलंकार बताना है। अलंकार बताइए कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी श्लेष। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी।
पंक्ति पढ़ते ही समझ में आ गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक कीवर्ड दिया है जो दिया है, तो ये इससे समझ में आ गया कि इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कह रहा है उपरोक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए ज्यों त्यों, मनु मानो और जनु जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन पंक्तियों में कानन का अर्थ होता है धतूरा, धतूरे को ऐसे ले जा रहा है मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा है। तो यहाँ जहां मन मानो, जनु जानो, ज्यों त्यों आ जाए तो उन पंक्तियों में अधिकतर जो है वो उत्प्रेक्षा ही अलंकार होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वनवास में कौन सा समास है? अब समास से क्वेश्चन आया है, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी बहुव्रीहि। तो वनवास का विग्रह होता है वन में वास, वन में वास। तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण का परसर्ग क्या होता है? में पर जो है ये अधिकरण का परसर्ग होता है। तो यहाँ वनवास, तो वनवास का विग्रह होता है वन में वास, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष है, अतः विकल्प इसमें जो है ये सही है, विकल्प ए सही है। यहाँ कौन सा तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है मृगावती के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उस्मान, बी विद्यापति, सी मंझन और डी कुतुबन। तो मृगावती के रचनाकार जो है वो कुतुबन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कुतुबन जो थे ये हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। कौन से कवि थे? ये हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे, जिन्होंने मौलाना दाऊद के चंदायन की परंपरा में सन 1503 ईस्वी में मृगावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी। किसने? कुतुबन ने। मृगावती जो है किसी पूर्व कथा के आधार पर लिखा गया है। मृगावती जो है यह रचना किसी पूर्व कथा के आधार पर लिखा गया। इसमें किसका प्रयोग किया गया? इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, अरिल आदि छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। काशी में, वर्तमान बनारस में हर तीरथ मोहल्ले की चौमुहानी से पूर्व की ओर लगभग जो है 1 फलांग की दूरी पर कुतुबन शहीद नामक एक मोहल्ला है। वहीं एक मजार है जो कुतुबन की मजार के नाम से प्रसिद्ध है, वर्तमान बनारस में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ जो है भरना है डैश डैश में क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सभ्यता और साहित्य, बी कह रहा है संस्कृति साहित्य और सी कह रहा है संस्कृति और चुनौतियों और डी कह रहा है सभ्यता और संस्कृति। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सभ्यता और यहाँ पर संस्कृति। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। और ये है आज का अंतिम प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की क्षमता विकास में है। तो कौन सा विकल्प जो है बच्चों की क्षमता के विकास में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाधक, बी कह रहा है निरर्थक और सी कह रहा है अनुपयोगी और डी कह रहा है सहायक। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि जो है ये बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में जो है ये सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत